हाँ, तो अगला लेसन देखें। अगला लेसन हमारा लास्ट लेसन वाले का बता रहे हैं हम सबसे पहले, ठीक है, जो हमारा बायोमोलिक्यूल है, जैव अणु है। इसमें आपको याद रखना है जो 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो विटामिन से उठा के आते हैं। विटामिन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन हमारे में A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 वगैरह होता है ना, इसको हम बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसके बाद C, D, E और K, ये विटामिन आपके हैं। और इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2 टाइप के, एक तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो आपको एक चीज याद रख लेना है, जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वो होते हैं कीड़ा, KEDA, ठीक है। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी जो 2 विटामिन बचे हैं वो B और C, ठीक है बेटा। B और C जो है वो आपके जल में घुलनशील विटामिन है। इनमें से क्वेश्चन बनता है कि B और C को हम शरीर में स्टोर यानी संचित क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं, तो ये शरीर में जल में घुलकर टॉयलेट के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, दूसरा आता है इनका रासायनिक नाम। इनके रासायनिक नाम आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। विटामिन A का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन B1 का थाइमीन, और जो सबसे ज्यादा आता है पूछा जाता है वो है C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। C एक एस्कॉर्बिक एसिड है, ऐसा एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसका रासायनिक नाम होता है। इसके बाद D कैल्सीफेरोल, E टोकोफेरोल और K जो है वो फाइलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन भी हम लोग बोलते हैं। नेफ्थोक्विनोन, फाइलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन, ये केमिकल नेम है। इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके ये 2 क्वेश्चंस आते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम लिखें और इनकी कमी से होने वाले रोग जिनको हम डिसीज बोलते हैं। विटामिन A की कमी से हम लोग रतौंधी नाम का रोग होता है जो आंखों से संबंधित है। विटामिन B की कमी से आप लोग बेरी बेरी लिख सकते हो, बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन C की कमी से जो सबसे ज्यादा आता है वो है स्कर्वी। विटामिन C की कमी से जो रोग होता है वो है स्कर्वी। विटामिन D की कमी से आपको रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है, इसका दूसरा नाम है रिकेट्स। रिकेट्स याद रखना, रिकेट्स। और यही 2 में से एक आपका आना है। C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, D को रिकेट्स बोलते हैं। E को बोलते विटामिन E की कमी से जो है वो जनन क्षमता संबंधी रोग होता है, जनन संबंधी रोग, ठीक है। और विटामिन K की कमी से रुधिर का थक्का ना जमना, रुधिर का थक्का देरी से जमना, रुधिर के थक्के में जमने में जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है, यानी देर में खून का थक्का जमता है। और जो 2 विटामिन है वो आपको अच्छी तरह से ये C और D पढ़ लेना है। C आपका एस्कॉर्बिक एसिड, उसका रासायनिक नाम है, और D आपका कैल्सीफेरोल है। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से यानी C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और D की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है, ठीक है। एक विटामिन टॉपिक से आता है। उसके बाद आपने पढ़े होंगे अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है इसका अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड, इनमें से इस टॉपिक में से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कभी कभी ये पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछे जाते हैं, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। अल्फा एमिनो एसिड में से आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो कैसे कि एमिनो एसिड जो है वो जब 2 या 2 से ज्यादा एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, तो आपको ये याद रखना है, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। एमिनो एसिड सॉल्ट की तरह बिहेव क्यों करता है, क्योंकि इसमें एक एमिनो ग्रुप भी होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है। तो ये दोनों जब ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपना आयन एमीन ग्रुप को दे देता है, तो वो ज्यूटर आयन फॉर्म करता है, ज्यूटर आयन, ठीक है। ज्यूटर आयन का क्वेश्चन भी बनता है, इसीलिए सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। और बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में अटैच हो जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और जब ये सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं यानी बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो जिसका निर्माण होता है वो कहलाता है प्रोटीन। क्या कहलाता है? प्रोटीन। प्रोटीन की 3 संरचनाएं आपको पढ़ना, 2 संरचनाएं मुख्य हैं, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें है बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर। प्रोटीन की बीटा हेलिक्स संरचना, प्रोटीन की बीटा हेलिक्स संरचना, ये आपको पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं इस लास्ट लेसन के वो आपको ग्लूकोज से बताते हैं। अच्छा, ग्लूकोज के पहले एक न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड वाला भी होता है, और इसमें एक और है डीएनए फिंगरप्रिंट। सबसे लास्ट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंट, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट छोटा टॉपिक है बायो में,
सॉरी केमिस्ट्री में, ये बायोलॉजी का टॉपिक भी है तो केमिस्ट्री में छोटे नंबर में ही आता है। अब और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्लूकोज टॉपिक। ग्लूकोज में जो क्वेश्चन आते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आते हैं। आप कैसे सिद्ध करोगे, रिएक्शन लिखें, कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है। कार्बोनिल समूह बोले तो ये, ठीक है। अच्छा, ये कार्बोनिल कौन सा समूह है अपने पास, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि वो रिएक्शन लिखें जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है या कार्बोनिल समूह उपस्थित है। और दूसरा क्वेश्चन जो रिएक्शन में बनता है कि सिद्ध करिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह यानी 5 OH समूह उपस्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि सिद्ध करिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है। इन दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। और एक रिएक्शन और है इसकी, ग्लूकोज की हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या होगा। तो याद रखना, ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको हेक्सेन बनेंगे। 6 कार्बन होते हैं ना ग्लूकोज में, तो ये सीधी लॉन्ग चेन ओपन चेन बन जाती है, हेक्सेन बन जाता है। और आपको OH वाला 5 OH बताना है तो आप PCl5 से भी रिएक्ट करा सकते हो, और एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन है उसको भी आप यूज कर सकते हो। आप ग्लूकोज में यदि सिद्ध करना है कि कार्बोनिल समूह उपस्थित है या एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो आप हाइड्रोजीन के साथ NH2 के साथ रिएक्शन करा सकते हो, हाइड्रोक्सिलएमाइन के साथ रिएक्शन करा सकते हो, HCN के साथ रिएक्शन करा सकते हो। सभी से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड या कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। और एक ग्लूकोज की संरचना आ सकती है, वैसे तो कम आती है लेकिन आ सकती है, इसको पढ़ लेना। ओपन स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है आपको, रिंग स्ट्रक्चर पढ़ना है कि रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कौन सी है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपके 2 क्वेश्चंस के 2 लेसन्स के इंपॉर्टेंट होगा। इसमें एक चीज और थोड़ी सी देखना है, जो सुक्रोज, जो आपके डाइसैक्राइड है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज याद रखना डाइसैक्राइड में। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन जो आता है वो सुक्रोज या माल्टोज या लैक्टोज। क्वेश्चन है कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन कराने पर कौन से मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, कौन से मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। तो आपको याद रखना है, सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। माल्टोज का जल अपघटन कराते हैं तो दोनों अणु ग्लूकोज के मिलते हैं यानी 2 ग्लूकोज के अणु मिलते हैं, ठीक है। और लैक्टोज का जल अपघटन कराते हैं तो अपन को एक गैलेक्टोज मिलता है बेटा, गैलेक्टोज, और एक ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज। ये इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि लैक्टोज का जल अपघटन कराने पर कौन कौन से मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। तो आपको लिखना है गैलेक्टोज और ग्लूकोज, और ये दोनों जो है वो बॉन्ड के द्वारा भी जुड़े होते हैं। वो बॉन्ड आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। और वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किन के बीच बनता है, ऐसा क्वेश्चन भी पुटअप होता है। इनकी स्ट्रक्चर होती है, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन से कार्बनों के बीच बनता है, कौन से कार्बनों के बीच बनता है, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो गई, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और प्रोटीन संरचना एक है अपना प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेशेदार प्रोटीन और गोलीय प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन और गोलीय प्रोटीन, ठीक है। इनके एग्जाम्पल आते हैं ऑब्जेक्ट में, बहुविकल्पी में। आपको ऑब्जेक्ट में इनके एग्जाम्पल लिखे होंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा रेशेदार प्रोटीन नहीं है या कौन सा रेशेदार प्रोटीन है, इनमें से कौन सा गोलीय प्रोटीन नहीं है, इन दोनों में से कौन सा जल में विलेय होता है या जल में विलेय नहीं होता है। ये क्वेश्चन इनमें से वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिकल क्वेश्चन है, इतने ही आते हैं। और बस आपके ये 2 लेसन में इतना ही पढ़ना है। अगले 2 लेसनों को हम दे रहे हैं अभी अगले वीडियो में, देखते रहे आप।